हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और घर पे आराम से मस्ती वस्ती मार रहे होंगे। स्कूल खुलने के तो अभी कोई चांसेस वांसेस लग नहीं रहे हमें, ठीक है। तो आई होप सब मस्ती वस्ती मार रहे होंगे और मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई भी साथ के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा 11th क्लास को फील करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा कि 10th से अब थोड़ी कहानी थोड़ी चेंज हो चुकी है। चलो ठीक है, आपके जितने भी आप फिर से लेकर आए हैं लर्न एंड शेयर पे आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, और उसका ही 10वां पार्ट है। अच्छा, 9वां जो पार्ट था उस तक एक्चुअली एक चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया, आप ये समझ लीजिए। अब चैप्टर का एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। यहां से हम फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में बात करेंगे और आज के वीडियो में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से जीआई दिखाएंगे, ठीक है। वैसे मस्त मस्त सी चीजें दिखाएंगे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे सब, ठीक है। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड में ही। तो ये आपके जीतू भैया अभी पानी पे फिसल गए और मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, टाइल्सों पे पानी वानी होता तो हम फिसल जाते हैं, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, ठीक है। कहीं पे पानी पड़ा है तो फिसल जाते हो। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, क्या है ये सारी चीजें, तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है घर्षण यानी फ्रिक्शन। और आज हम आपके थॉट प्रोसेस, जो आपके दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट भरा पड़ा है कि जो घर्षण होता है वो हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, उसको तोड़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो सब यही जानते हो कि घर्षण क्या, जो वस्तु की गति के विपरीत लगे। अगर मैं आगे चल रहा हूं तो घर्षण पीछे लग रहा होगा, अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो घर्षण आगे लग रहा होगा। तो आपके इस थॉट प्रोसेस को या आपका जो मिसकॉन्सेप्ट है उसको आज हमको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि यार जो सर है वो गलत बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में जो बात चल रही है वो तो सही है, फिट है। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर आप मेरी बात से एग्री करोगे कि जो आप में दिमाग में जो भरा हुआ था मिसकॉन्सेप्ट कि घर्षण वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता था, वो गलत था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बहुत ही अच्छे जीआईएफ से। तो ये हमारा एक बंदा है, बंदा बेचारा कोशिश कर रहा है पूरी कि वो चल ले, पर बेचारा फिसल गया और लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा है ना रात को, ठीक है। तो ये जो है बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन बेचारा बार बार लुढ़क रहा है। तो क्यों लुढ़क रहा है? क्योंकि सरफेस और इसके पैरों के बीच में घर्षण की बहुत कमी हो गई है और उस कमी की वजह से बेचारा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा। चलो आगे एक और ये जीआईएफ है। तो ये तो बिल्कुल इसकी चप्पल वप्पल तो उड़ गई है सब हवा के अंदर और ये नीचे स्लाइड करता हुआ निकला। और कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बारिश का मौसम चल रहा है, सड़क या घर का कोई वो पार्ट जो है बहुत स्लिपी है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कम है और अपन क्या हो जाते हैं उस पे से फिसल जाते हैं, वो चप्पलें वप्पले उड़ गई, ठीक है। चलो तो इन दो जीआईएफ के साथ आज की अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक और जीआईएफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसमें हमारा एक छोटा सा अच्छा सा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अपने डॉगी को जो है अपनी व्हील चेयर के अंदर बिठा के लेके जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रही है घर्षण की कहानी। तो ये घर्षण क्या है और आया कहाँ से है, कौन सी दुनिया का, कौन से प्लेनेट का ये वो क्या बोलते हैं उसको, हमारा इस एलियन वेलियन है, कौन से उसका है प्लेनेट का, देखते हैं। चलो तो क्या लिखा है, यदि हम एक वस्तु को अन्य वस्तु के पृष्ठ पर सरकाने अथवा खिसकाने का प्रयास करते हैं तो वस्तु की गति एवं पृष्ठ के बीच किसी बंधन द्वारा अवरोधित होती है। यह अवरोध एक बल द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे घर्षण बल बोलते हैं। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये मेरे हाथ, दो हाथ है ना, अब ये जो ऊपर वाला हाथ है ना वो नीचे वाले के ऊपर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो नीचे वाला जो है ना इसकी गति का विरोध करेगा, क्योंकि नीचे वाला क्या चाहता है, नीचे वाला चाहता है कि मैं स्थिर हूं ना, तो तू भी मेरे ऊपर स्थिर ही रहे, मैं तेरे को चलने नहीं दूंगा, ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल एकदम वो रखा है कि भाई मैं तेरे को चलने नहीं दूंगा। तो ये जो नीचे वाली सरफेस है ना इसके ऊपर क्या लगा रही है, एक बल लगा रही है। उसी की वजह से जो बल जो उत्पन्न हो रहा है, जो अवरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, उसी को अपन बोलते हैं घर्षण। तो घर्षण आया कहां से? घर्षण आया जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर आपेक्षित गति करती हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन समझने के लिए ये देखो, ये रहा। अगर हम, वैसे तो हमें दिख रहा है कि जैसे ये मेरे हाथ में ये पेंसिल है, काफी चिकनी है, बहुत स्मूथ है दिखने में, वैसे मतलब फील आ रहा है मस्त, बहुत चिकनी सी मस्ती है। लेकिन रियलिटी में जब इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक ब्लॉक लिया है और ब्लॉक और सरफेस के मैंने देखने की कोशिश करी कि क्या है, तो देखने में मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। मतलब ये उबड़ खाबड़ है, दिखने में नहीं लगती ऐसी मस्त लगती, बिल्कुल प्लेन चमकदार है, यार इसमें तो कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन रियलिटी में जब अपन इसको देखते हैं तो हमें कैसी दिखती है, इरेगुलर दिखती है, उबड़ खाबड़ दिखती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे में, देखो मान लो ये एक वस्तु उबड़ खाबड़ है, दूसरी है, तो दोनों में इन दोनों की क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब इंटरलॉकिंग हो जाती है, एक दूसरे में बंध जाती है, तो इसकी वजह से इसको आगे नहीं जाने देती है। ठीक है, तो घर्षण कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर अपेक्षित गति करने का प्रयास करती हैं। अपेक्षित गति का मतलब दोनों का वेग अलग अलग है। मान लो एक स्थिर रहना चाहती है, दूसरी किसी वेग से गति करना चाहती है, या दोनों किसी अलग अलग वेग से गति करना चाहती है। अपेक्षित वेग का मतलब दोनों के वेग में कुछ अंतर हो। ठीक है, जैसे मैं फर्श पर चलने की कोशिश करूंगा तो धरती बोलेगी चुपचाप खड़ा रहे अपनी जगह, क्योंकि मैं अपनी जगह खड़ी हूं। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर कैसी गति कर रहा हूं, अपेक्षित गति कर रहा हूं, क्योंकि धरती अपनी जगह खड़ी है और मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने अपना हाथ लिया, मेरा हाथ स्थिर है, मैंने दूसरे हाथ के ऊपर इसकी गति करी, तो मुझे कुछ बल लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कहेंगे ना, ये देखो एक तो अपेक्षित गति हो रही है, तो ये इसके जो गति है उसका विरोध करती है। क्यों करती है, इंटरलॉकिंग की वजह से, कि इनकी जो सर्फेसेस है ना वो क्या है, इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाती है, बंध जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। ठीक है, जैसे ताला चाबी होता है ना, कैसे उसमें इंटरलॉक हो जाता है, कैसे उसमें घुस जाती है चाबी, वैसे ही इर्रेगुलरिटी की वजह से दोनों जो सरफेस है इस तरीके से एक दूसरे में क्या होता है, फंस जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फंसने की वजह से घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो घर्षण किस वजह से उत्पन्न हुआ, वस्तुओं की इंटरलॉकिंग की वजह से। क्या बोलते हैं, घर्षण कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुएं अपेक्षित गति करने का प्रयत्न करती है। तो हमारे दो क्वेश्चन थे, पहला घर्षण कहां से आया और घर्षण कब लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर है घर्षण कहां से आया, वस्तुओं की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, वो कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, इर्रेगुलर होती है, उनमें इंटरलॉकिंग की वजह से घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण कब लगेगा, क्या ये हमेशा लगता रहेगा, नहीं, ये तभी लगेगा, ये तभी एक्ट होगा जब दो वस्तुओं के बीच में अपेक्षित गति होगी। जैसे मैं खड़ा हूं ना, तो मेरे पैरों के बीच में और धरती के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, कोई घर्षण नहीं लग रहा, क्योंकि मैं खड़ा हूं, वो भी खड़ा है, कोई गति नहीं हो रही। लेकिन जैसे मैंने चलना प्रारंभ कर दिया, अब अपेक्षित गति चालू हो गई, अब घर्षण का काम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो घर्षण कब लगता है, जब अपेक्षित गति हो। अपेक्षित गति का मतलब जब दो वस्तुओं के वेग में कुछ ना कुछ अंतर हो, जो मैंने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों का उत्तर हमें मिल गया। अभी देखो लिखा है, दो वस्तुओं की सतहें वास्तव में खुरदरी होती है, मतलब उबड़ खाबड़ होती है, इर्रेगुलर होती है। इन सतहों में इंटरलॉकिंग की वजह से, मतलब एक दूसरे में ये बंध जाती हैं, कारण वस्तुएं एक दूसरे की अपेक्षित गति का विरोध करती है, इसी कारण घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण क्या है, वस्तुओं की अपेक्षित गति की वजह से उनके अंदर उत्पन्न होने वाला विरोधी बल, उसको अपन बोलते हैं घर्षण। ठीक है, आई होप घर्षण दिमाग में घुस गया होगा। लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, हमें जरूरी नहीं है कि घर्षण वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगे। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्योंकि दिमाग में अभी तक तो यही है और टीचर ने भी छोटी क्लासेस से यही पढ़ाया है कि भाई यही वस्तु आगे जा रही है ना, तो घर्षण तो पीछे लगेगा बेटा, है ना। वस्तु दाएं जा रही है ना, तो घर्षण बाएं लगेगा। वस्तु ऊपर जा रहे हैं तो घर्षण नीचे लगेगा। तो दिमाग में वही एक साइकोलॉजी बैठी हुई है कि घर्षण तो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो उस जो आपकी मेंटालिटी, जो सोच है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको आज अपने को ब्रेक करना है, इस मिसकॉन्सेप्ट को तोड़ना है कि घर्षण हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में नहीं होता। वो आगे उसकी दिशा में भी हो सकता है और उसकी विपरीत दिशा में भी, वो देखेंगे। उससे पहले देखो एक प्यारा सा हमारा GIF, ये बच्चा कोशिश तो कर रहा था स्लाइड करने की, लेकिन क्या हुआ, ये जो है इनके दोनों के बीच में सडनली इंटरलॉकिंग हो गई। ठीक है ना, ये जिसके ऊपर है ये, ठीक है ना, बलून सा कुछ है जिससे अपन तैरते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में सडनली क्या हो गई, इंटरलॉकिंग हो गई। और इसमें देखो गति का प्रथम नियम भी लग रहा है कि वस्तु जो है वो गति में रहना चाहती थी, उसकी बॉडी गति में रहना चाहती थी, तो ये दोनों तो एकदम से विराम में आ गई, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई इनके बीच में, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था, घर्षण बहुत ज्यादा था, तो ये आगे स्लाइड नहीं कर पाया। कौन, ये नीचे वाला। तो जब ये स्लाइड नहीं कर पाया तो बच्चा तो जड़त्व की वजह से आगे जाना ही है, तो वो आगे चला गया और उसके मुंह पर लग गई। ठीक है, तो आई होप देखो इसमें दो चीजें यूज हो रही, घर्षण भी यूज हो रहा है और गति का पहला नियम भी यूज हो रहा है। तो अपने आसपास जितनी भी चीजें आप देखते हो ना, सब में फिजिक्स लगी हुई है, छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी हर चीज में। स्पेस में बड़े बड़े प्लैनेट देख रहे हो, मतलब जिसको हम देख भी नहीं सकते इतनी दूरी पे, उनमें भी फिजिक्स लग रही है। ठीक है, जो माइक्रो पार्टिकल, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, अणु परमाणु, उनको भी देख नहीं सकते, उसमें भी फिजिक्स लग रही है। अपने आसपास जितनी चीजें उसमें भी फिजिक्स लग रही है। ठीक है, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी लगे हुए हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे इसमें लगे, गति का पहला नियम भी लग गया, घर्षण का कॉन्सेप्ट भी लग गया।
ठीक है, तो आई होप यहाँ पे भी आपको समझ आया होगा कि सडनली कैसे घर्षण कम हुआ और ये बच्चा कैसे आगे लुढ़क के चला गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आपके मिसकॉन्सेप्ट को आज को अपने को ब्रेक करना है। तो ये है हमारी कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट वही यार जो आजकल बहुत सारा फैक्ट्रियों में यूज होती है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठा के कौन लेके जाएगा यार, वो एक जगह से गिरेगा, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो चलती रहती है उसके थ्रू वो नीचे आएगा, आने के बाद जो है हमारी वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देगा। ठीक है, चेन सिस्टम का इसके अंदर एक्चुअली अंदर पीछे घूमती रहते हैं, बेलनाकार कुछ आकृतियां होती घूमती रहती है और उस पर बेल्ट चलती रहती है। ठीक है, और भी जगह इसका यूज करते हैं, साइकिल में भी होता है। दो वो होती है ना आपकी घिरनियाँ होती हैं, ठीक है, उसके बीच में चेन घूम रही है, तो वो भी एक तरीके की कन्वेयर बेल्ट ही है। ठीक है, जो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मोशन को पहुंचाने का काम कर रही है। अब ये कन्वेयर बेल्ट पे क्यूट सा पांडा बैठा है और ये क्यूट सा पांडा जो है अगर ये आगे की तरफ गति कर रहा है कन्वेयर बेल्ट, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इस पांडा के ऊपर घर्षण का लग रहा है, आप बोलोगे सर पांडा तो आगे गति कर रहा है सर, तो घर्षण तो पीछे लगेगा सर। हमारे टीचर ने तो हमें सिखाया है बचपन में यही था कि अगर वस्तु आगे गति करे तो घर्षण तो हमेशा पीछे लगता है, कि भाई कन्वेयर बेल्ट आगे चल रही है, पांडा भी आगे चल रहा है, तो घर्षण तो सर पीछे लगेगा। ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बोलता है जो अभी तक आप पढ़कर आए हो कि घर्षण तो हमेशा गति की विपरीत दिशा में ही लगता है सर, तो पांडा आगे जा रहा है ना, तो सर घर्षण तो पीछे लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन जिन बच्चों ने ऐसा सोचा कि घर्षण इस पे पीछे लगेगा वो सब बच्चे गलत हैं। बोले सर ये क्या हो गया सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, पांडा तो आगे जा रहा है सर, घर्षण तो पीछे लगेगा सर। ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या बोला, हमने एक सिंपल सी बात बोली कि जब दो वस्तुओं के बीच में अपेक्षित गति होती है तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर और दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर बल लगाती है विपरीत दिशा में और उनकी गति का विरोध करती है। अब ढंग से सुनना, इस एग्जाम्पल को बाद में लेंगे, पहले इसको लेते हैं, फिर इस वाले एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये नीचे का एक ब्लॉक है, मान लो इस ब्लॉक को अपन ने नाम दे दिया A और इस ब्लॉक को नाम दे दिया अपन ने B। अब आपने क्या करा, आपने सडनली A ब्लॉक को खींच दिया, है ना। सडनली क्या हो गया, आपने A ब्लॉक को F बल लगाया और क्या बोलते हैं आपने A से खींच दिया। ठीक है, अब खींचने से क्या होगा, खींचने से देखो अब ये जो A वाला है ना वो सडनली मोशन में आ गया, मतलब ये किसी ना किसी वेग से गति करेगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो गया। तो अब ये किसी ना किसी वेग v से आगे की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाली वस्तु है B वाली जो वस्तु है, ये जो B वस्तु आपको दिख रही है, ये B वस्तु जो है वो स्थिर है, लेकिन A वाली वस्तु चाहती है कि B वाली वस्तु भी उसके साथ उसी वेग से गति करे। भाई जो A वाली वस्तु है वो गति कर रही है और A वाली वस्तु चाहती है कि B भी उसके साथ गति करे, उसी दिशा में ही गति करे, तो वो उसके ऊपर बल कहां लगाएगी, वो A वस्तु जो है B के ऊपर घर्षण बल कहां लगाएगी, वो उस पर लगाएगी आगे। देखो हो गया ना, कॉन्सेप्ट टूट गया। गति तो आगे कर रही है दोनों, भाई ये V वेग से गति करे तो इसको भी करना ही पड़ेगा, तो ये भी V वेग से आगे गति कर रही है, तो इसके ऊपर घर्षण आगे कैसे लग सकता है, क्यों, क्योंकि नीचे वाले वस्तु V वेग से गति कर रही है, वो चाहेगी कि B वस्तु भी V वेग से आगे की तरफ ही गति करे, तो वो उसके ऊपर बल लगाएगी लेकिन आगे की दिशा में, वो चाहेगी कि वो उसके साथ चले। सुनो, जैसे इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, ठीक है ना, ये पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, थोड़ा आपको अंदर डेप्थ में लेके चलते हैं, है ना। तो ये A वस्तु, ये B वस्तु है ना, थोड़ा उसको जूम करके अच्छे से अपने माइक्रोस्कोप से और जूम किया और जूम किया और जूम किया, जूम करने के बाद ऐसी सरफेस दिख गई। अब तो हमारी A वस्तु जो है वो तो V वेग से गति कर रही है, B वस्तु तो स्थिर है क्योंकि बल तो A पे लगाया गया, B पे थोड़ा ना लगाया हमने, लेकिन B भी आगे गति करती है। क्यों, क्योंकि A इसको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। A बोलती है कि मैं अगर V वेग से आगे जा रही हूं तो हम में एक इंटरलॉकिंग है, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में एक संधि हुई है और वो संधि है कि हम दोनों में एक इंटरलॉकिंग हो रखी है, ठीक है ना। उस इंटरलॉकिंग की वजह से तेरे को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, इसलिए वो इसके ऊपर एक बल लगाएगी और वो बल यहां पे घर्षण बल है और वो घर्षण बल क्या है, F। समझ आई बात। ये जो नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु पे घर्षण बल लगाई लेकिन आगे की दिशा में, ठीक है। हो सकता है आपको एकदम से थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो क्योंकि बचपन से ये पढ़ता है घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, लेकिन अब आपको थोड़े से अपने मिसकॉन्सेप्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। जो मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरे हुए हैं
उनको आप तोड़ो। अब ये सोचो, नीचे वाले वस्तु v दिशा से आगे की तरफ जा रही है, ऊपर वाली वस्तु तो स्थिर रहना चाहती है, तो नीचे वाली वस्तु ट्राई करेगी उसको आगे पुश करने का, आगे ले जाने का, अपने साथ मोशन कराने का। तो वो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, घर्षण बल लगाएगी आगे की दिशा में। ठीक है, अब ऊपर वाले ब्लॉक पे आते हैं। अब भाई ऊपर वाला ब्लॉक भी है, वो बोल रहा है मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। ठीक है, तो वो बोले कि भाई है ना, तूने मेरे ऊपर घर्षण लगाया तो मैं भी तेरे ऊपर घर्षण लगाऊंगी। ठीक है, तो ऊपर वाली बोली कि यार मैं तो रुकी हुई हूं और तू आगे जाना चाहती है, तू कैसे आगे चली जाएगी। तो ये क्या बोलती है कि भाई है ना, तू आगे कैसे जा रही है, तुझे तो मैं पीछे रोकने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं बी के कारण ए पर लगने वाले घर्षण की। ए ने बी पर आगे घर्षण लगाया, लेकिन बी चाहेगी ए की गति का विरोध करना, वो चाहेगी कि वो अपनी जगह बनी रहे। तो अब बी ए के ऊपर कहां बल लगाएगी, पीछे, क्योंकि ए आगे कहां जाना चाहता है, आगे, और बी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो रोकने के लिए वो बल कहां लगाएगी, पीछे। दोनों पे घर्षण बल लग रहा है क्योंकि दोनों सतह हैं। जैसे धरती पे खड़े हैं, जैसे मान लो मैं धरती पे चल रहा हूं, है ना, ये मैं धरती पे चल रहा हूं, मेरी दो आंखें हैं और ये मुस्कुराते हुए मैं धरती पे चल रहा हूं। ठीक है ना, और मैं v वेग से आगे चल रहा हूं। ठीक है भाई, मैं v वेग से आगे चल रहा हूं। अब जो मैं हूं, ये आपके, मैं बाल बना देता हूं थोड़े से, मैं गंजा नहीं हूं, तो मैं बाल बना देता हूं अपने, अब मैं थोड़ा खूबसूरत दिख रहा हूँ। तो मैं जो है वो कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं v वेग से आगे की तरफ जाना चाहता हूँ। अब धरती बोलते नहीं बेटा, मैं तेरे को जाने ना दूंगी। तो धरती बोलेगी कि मैं तो तेरी गति का विरोध करूंगी, तो ये मेरे ऊपर बल कहाँ लगा देगी, पीछे। तो मेरे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहाँ लगा, पीछे। क्यों, क्योंकि धरती मुझे रोकना चाहती थी। धरती मुझे क्या करना चाहती थी, रोकना चाहती थी। वो बोल रही कि मैं रुकी हूं तो तुझे भी रुकना पड़ेगा, तू आगे कैसे जा सकता है। तो मेरे ऊपर घर्षण बल पीछे लगाती है। बस ये मिसकॉन्सेप्ट दिमाग में भरा हुआ है, घर्षण तो हमेशा पीछे लगता है। लेकिन मैं भी तो बोलूंगा धरती को कि भाई मैं आगे जा रहा हूं तो तू क्यों आगे ना जाएगी। तो अगर मैं धरती को मान लूं कि मैं धरती को स्टडी कर रहा हूं, मान लो, तो धरती के ऊपर भी घर्षण बल लग रहा है। कहां लग रहा है सर, धरती पे घर्षण बल कहां लग रहा है। मैं बोलूंगा यार मैं आगे जा रहा हूं ना, तो धरती भी आगे जाएगी, और धरती आगे जाके उस पर, धरती की बात कर रहा हूं मैं, धरती के ऊपर घर्षण बल आगे लगेगा मेरी वजह से। पर जनरली हम धरती को स्टडी नहीं करते, धरती माता जैसी है हम मान के चलते हैं, वो स्थिर है, बहुत बड़ी है। ठीक है ना, वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसीलिए मैं अपने बारे में स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं अपने घर्षण के बारे में बात करता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे पास दो ब्लॉक है, अगर मैं बी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, बी को देख रहा हूँ, तो बी पर एक बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल आगे की दिशा में। उस घर्षण बल की वजह से ही तो वो आगे जा रही है। अगर घर्षण बल ना होता तो अपनी जगह रुकी नहीं होती क्या, वो आगे निकल लेता, वो नीचे गिर जाता। बोले मेरे पास तो बल ही नहीं लग रहा। ठीक है, अब हो सकता है देखो, अगर मैं इनके बीच में ना चिकना बना दूं, इनको बिल्कुल मस्त, दोनों के बीच में एकदम से ऑयल वॉयल डाल दूं, ग्रीस फ्री डाल के बिल्कुल एकदम स्मूथ बना दूं इनको, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा। फिर मैं एकदम से झटके से एक को आगे लूंगा, तो वो जो आपका ब्लॉक है ना, बी वाला ब्लॉक, वो सडनली कहाँ गिरेगा, नीचे। वो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम था। वो मैंने सिक्के वाला एग्जाम्पल दिया था ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो उसके अंदर क्या था कि जैसे मैंने बल लगाया, वो आगे गई, वो नीचे गिर गई। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, यहां पे भी, वहां पे हम ऐसा मान के चल रहे थे क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है ना, फ्रिक्शन बहुत कम है तो वस्तु जाएगी कहाँ, नीचे जाएगी। लेकिन रियलिटी में जिंदगी अपने आसपास की चीजों में फ्रिक्शन होता ही है, थोड़ा ही सही लेकिन होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्योंकि फ्रिक्शन है, तो बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, घर्षण बल आगे लगेगा, इसलिए वो आगे जाएगी। अब मैं ए पे आता हूँ वापस। अब बी वाले बोलेगी कि मैं स्थिर हूं ना, तो मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगी। बस मैंने तो सोच लिया कि तूने मेरे को आगे पुश करने की कोशिश करी, तो मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगी। तो बोलती है भाई तेरे पे आगे बल लग रहा है, तू आगे जाना चाहती है, मैं तेरे को रोकने के लिए पीछे बल लगा देता। तो लग गया देखो उसके ऊपर पीछे बल। ठीक है ना, अब उल्टा करते हैं। अब हम बी के ऊपर बल लगाते हैं और एक वजह से छोड़ देते हैं। तो मान लो ये हमारी ए, वही बी है और ये हमारी ए है, और बी जो है उसके ऊपर कोई बल लगा करके उसको आगे खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से वो वी वेग से गति कर रही है। ध्यान से सुनना। अब बल किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, बी पे। अब ए क्या चाहेगी, ए चाहेगी कि मैं रुकी हुई हूं तो मैं बी को गति ना ही करने दूंगी। तो बोलती है कि भाई मैं तो तेरे को पीछे खींच के रहूंगी। तो अब ए ने बी पे घर्षण बल कहां लगाया, ए ने बी के ऊपर घर्षण बल लगाया पीछे। क्यों,
क्योंकि अब ए रुकी रहना चाहती है और बी गति करना चाहती है। तो ए कोशिश करेगी कि वो बी की अपेक्षित गति का विरोध करे, वो कोशिश करेगी कि वो उसके ऊपर बल पीछे लगाए। ठीक है, देखो ना भाई इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, वो ये आगे जाना चाहते बोले कि नहीं मैं तो पीछे तेरे को रोक के रखूंगी। ठीक है, तो इस बार ए ने बी पे के ऊपर घर्षण बल कहाँ लगाया, पीछे। अच्छा मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे पहले के केस में ये किस पे लग रहा था, बी पे, ये किस पे लग रहा था, ए पे। चलो ठीक है, वैसे आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ए ने बी पे लगाया पीछे। अब लेते हैं ए को। अब भाई बी बोलेगी कि भाई मैं आगे जा रही हूं, तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, चलो मेरे साथ आगे। तो ये बोलेगी मैं तेरे पे घर्षण बल आगे लगाऊंगी, तो वो उसके ऊपर घर्षण बल आगे लगा दिया। तो देखो इस तरीके से अपन अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उसमें अपन फ्रिक्शन को इंक्लूड करने वाले, घर्षण को इंक्लूड करने वाले, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर घर्षण होता है। अभी तक जो हम सिस्टम मान के चलते थे कि घिरनी के ऊपर कोई घर्षण नहीं है भाई, सरफेस पे कोई घर्षण नहीं है, स्मूथ है, होता है, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम जो हम अपने आसपास हमें देखने को मिलती है वो घर्षण फ्री नहीं होती, उनमें घर्षण होता है। तो हम अब चीजों में घर्षण को इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले घर्षण तो समझ आए, घर्षण लगाएंगे कहाँ और कैसे। तो आई होप इन 2 एग्जाम्पल से सबके दिमाग में कहानी बैठ गई होगी। अब हमारे वापस पांडा पे आते हैं। तो हमारे छोटू से पांडा, और ये जो पांडा है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यार मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो आराम से बैठा हूँ, फालतू मस्त मोटा छोटा हूँ मैं तो, ठीक है ना। किसी ने मेरे को आगे पुश करने की कोशिश करी तो मेरी मम्मी आके उसको मारेगी। तो हमारा क्यूट सा पांडा चुपचाप बैठा है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट बोलती है, कन्वेयर बेल्ट बोलती है यार मैं तो आगे जा रही हूँ, तेरे को मैं पीछे छोड़ के तो जाऊंगी नहीं, तेरे को भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो अब सुनो, अब क्या हुआ, इसने बोला यार कि है ना कि यार तू मम्मी को बुला चाहे पापा को बुला, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो आगे जा रहा हूं तो तेरे को भी आगे चलना पड़ेगा। तो उसने बोला चल ठीक है भाई। तो इसके ऊपर अब फ्रिक्शन कहां लगा, आगे। क्यों, क्योंकि तो स्थिर रहना चाहती थी, लेकिन नीचे वाला कन्वेयर बेल्ट चाहता था कि ये विवेक से, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट ही चल रहा है, ये अपनी जगह रुकी हुई, कन्वेयर बेल्ट इसको अपने साथ ले जा रहा है। तो ये और इसके बीच में, कन्वेयर बेल्ट के बीच में इंटरलॉकिंग है, ठीक है। उस इंटरलॉकिंग की वजह से ये बोल रहा है कि भाई मैं आगे जा रही हूं ना, कन्वेयर बेल्ट बोल रही है, तो तेरे को पीछे नहीं छोड़ूंगी, तेरे को वापस अपने साथ लेके जाऊंगी। तो ये इसको अपने साथ खींच के ले जा रहा है। तो अब इस पे फ्रिक्शन का लगा, आगे। अब पांडा भाई भी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगे कन्वेयर बेल्ट पे। पांडा भाई बोलेंगे कि भाई मैं स्थिर हूं, तेरे को भी स्थिर रखूंगी। तो ये बोलेगा कि भाई तू आगे जा रही है, मैं तेरे को रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगाऊंगा। तो अब इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इस पांडा ने फ्रिक्शन फोर्स का लगाया, पीछे। अपन जनरली इस कन्वेयर बेल्ट को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें उन ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। जैसे यहाँ पे मेरे को पांडा पे फोकस करना है, तो मैं बोलूंगा पांडा के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। अगर मैं कन्वेयर बेल्ट को ले लूंगा तो मैं बोलूंगा कि यार कन्वेयर बेल्ट पे पांडा ने पीछे फोर्स लगाया। क्यों, क्योंकि पांडा चाहता था कि वो हमारा जो कन्वेयर बेल्ट है वो रुक जाए। इस कन्वेयर बेल्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, इस पांडा की वजह से। और पांडा पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, कन्वेयर बेल्ट की वजह से आगे। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब करते हैं एक जेई का प्रश्न, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जेई एस्पिरेंट है जो बोलते हैं सर क्वेश्चन कराओ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, अब सुनो पहला क्वेश्चन। जब आप साइकिल को चलाना प्रारंभ करते हैं, जब आप पहला पेडल मारते हैं, तो साइकिल जब चलना प्रारंभ करती है तो इनके जो दोनों पहिए हैं इनमें घर्षण की दिशाएं क्या होगी। मान लो इसमें घर्षण लग रहा है F1, इसमें घर्षण लग रहा है F2। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन F1 आगे, F2 भी आगे। दूसरा ऑप्शन F1 पीछे, F2 भी पीछे। तीसरा ऑप्शन F2 आगे, F2 पीछे। चौथा ऑप्शन F2 पीछे इधर मतलब, और F1 जो हमारा इधर, सॉरी F1 इधर और F2 इधर। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। अब एक काम आपको करना है, वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा सोचना है कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या आप उससे ये क्वेश्चन जो है वो आपसे हिलेगा क्या। क्वेश्चन जेई का है, ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं, कुछ भी नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आई होप सबने पॉज वॉज करके कोशिश की होगी। अब मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर। तो यहां पे देखो, जब आपने पेडल मारा,
तो पेडल मारते से क्या हुआ, पेडल मारते से क्या हुआ भाई, पेडल मारते से ये हुआ कि आपकी ये जो भी आपने जब पेडल मारा तो ये देखो ये गियर वाली बाइसिकल लाया हूँ मैं, तो ये एकदम से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो ये मोशन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब धरती माता क्या बोलेगी, धरती माता बोलेगी ना भगवान तू आगे गति करने की कोशिश करेगी। अब धरती माता लगाएगी उसके ऊपर फ्रिक्शन में, सुनना है ना, ध्यान से सुनना। ये जो है गति करना चाहती है आगे की तरफ, जैसे आपने पैडल मारा इसके अंदर वेग सडनली उत्पन्न होगा आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी आगे जाना चाहती है वी वेग से, ठीक है, लेकिन धरती माता क्या बोलेगी भाई, ना माता ने आगे को नहीं जाने दूं, मैं तेरे को आगे तो नहीं जाने दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना कि अभी जैसे पूरी की पूरी जैसे आपने पेडल मारा तो पेडल मारते ही ये मोशन में आती है, ये भी मोशन में आती है सडनली, ठीक है, तो आपकी साइकिल चलना स्टार्ट होती है। तो ये जो है ना आपकी, ये आगे की तरफ सडनली गति करने की कोशिश करती है और उसके बाद इसमें मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका उत्तर जो है ना वो इधर आएगा, F1 की डायरेक्शन इधर और F2 की डायरेक्शन आएगी आपकी इधर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो साइकिल जैसे आपने स्टार्ट करी ना, तो स्टार्ट करते से पहला पहिया चला, जब आपका पहिया चला तो धरती माता बोलेगी ना मैं तेरे को आगे जाने ना दूंगी, ये इसके ऊपर पीछे बल लगाएगी, पीछे फ्रिक्शन लगाएगी। इस वाले के बारे में देखते हैं। अब ये दूसरी बार चलना प्रारंभ करता है क्योंकि ये तो चलना स्टार्ट कर चुका है, अब ये अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहता है। तो अब ये जब अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहता है तो फिर साइकिल तो आगे बढ़ गई, ठीक है, तो ये बोलेगी तू भी मेरे साथ आगे चल, तो फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, थर्ड। अब ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। ये तब का केस है जब साइकिल रुकती है, ये साइकिल जब चलती है, चलना स्टार्ट करती है, स्टार्ट लिख देता हूं अंग्रेजी में ना, स्टार्ट करती है, ये जब रुकती है ना, तो ये आपका होमवर्क है। यही 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब साइकिल रुकना चाहती है, अब आपने सडनली ब्रेक मारे और ब्रेक मारे तो मुझे बताओ इसमें और उसमें फ्रिक्शन फोर्स में क्या सही ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक इसका करेक्ट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन आगे। अब हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार के बारे में। तो घर्षण के 2 प्रकार हैं। वैसे तो देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बुक इसके 4 प्रकार भी बताएगी, 4 प्रकार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। बोलेगी स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, और एक बताएगी गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण। सर्पी और लोटनिक को एक साथ ही लिखते हैं तो सर्पी और लोटनिक बोल देगी। तो ऐसे 4 प्रकार बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर्षण 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु स्थिर है, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे को कोई धक्का देने की कोशिश कर रहा है पीछे से, शान भैया मेरे को बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर जो घर्षण लगेगा, स्थैतिक नाम से समझ आ रहा है ना, जब वस्तु स्थिर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वस्तु स्थिर होती है, जब वस्तु गति नहीं करती है, स्थिर बैठी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसी में एक टॉपिक आएगा, सब टॉपिक है इसका, जिसको अपन बोलते हैं सीमांत घर्षण, जो आपको अलग से दिया जाता है, सीमांत घर्षण, ठीक है ना। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये तब लगता है जब सडनली वस्तु विराम से गति में आ जाए। बताएंगे डिटेल में, तो डोंट वरी अबाउट दैट, घबराओ मत। ये है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण तब लगता है जब वस्तु गति कर रही हो, जैसे मेरी कार चल रही है, मैं मोशन कर रहा हूं आराम से, मस्त टहलते टहलते सुबह जा रहा हूं, ठीक है। तो जब मेरे धरती माता मेरे ऊपर जो फोर्स लगाएगी, जो बल लगाएगी, जो घर्षण बल लगाएगी, उसको अपन बोल देंगे गतिक घर्षण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी में 2 और घर्षण होते हैं जो अलग से बताए जाते हैं। एक बताते हैं सर्पी घर्षण, इसी में एक होता है सर्पी घर्षण, और एक होता है हमारा लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, मिट्टी में लोटने वाला नहीं, छोटे बच्चे मिट्टी में लोटते रहते हैं ना, ऐसे 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 रोल होते रहते हैं, तो रोल होते रहते हैं, इंग्लिश में वर्ड आ गया ना, तो इसको यही बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन।
इसको हम बोलते हैं रोल हो रहा है ना, तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया रोलिंग। ये आर ए नहीं है ना, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना इसलिए, तो ये ROLL लिखा है, रोलिंग फ्रिक्शन, जब वस्तु लुढ़कती है। सर्पी का मतलब क्या होता है, जब अपन किसी चीज पे स्लिप होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्लिपिंग फ्रिक्शन। स्लिप हो रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्लिप होती है ना, जैसे अपन बोलते हैं पानी था, जैसे स्टार्टिंग मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, ये स्लिपिंग फ्रिक्शन था, ये स्लिप हो रही थी, है ना, ये स्लिप हो गया। ये भी स्लिपिंग फ्रिक्शन था क्योंकि ये स्लिप हो गया उसके ऊपर। ये रोलिंग नहीं है। रोलिंग तब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर लुढ़कती है, जैसे पहिया जो है वो रोड पे चल रहा है गाड़ी का, तो वो रोलिंग है। ठीक है, और हमारा जो स्लिपिंग होता है जब स्लिपिंग हो जो दो चीजों में। ठीक है, जनरली ये इतना हमारे डिटेल में चैप्टर नहीं दे रखा सिलेबस में, तो उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। हमारा जो मेन है ना, वो इन पे फोकस करना है, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के अंदर सिर्फ ये काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये थ्योरेटिकल है, पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण कब लगता है, सीमांत घर्षण जिसको अपन बोलते हैं, जब वस्तु क्या हो, स्थिर हो। और गतिक घर्षण कब लगता है, जब वस्तु क्या हो रही हो, गति कर रही हो, मोशन में हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन स्थैतिक फ्रिक्शन से, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब वस्तु किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। जैसे मेरे सामने कैमरा है, बोर्ड है, टेबल है, ट्यूबलाइट है, ऊपर ट्यूबलाइट है, इधर ट्यूबलाइट है, उधर ट्यूबलाइट है, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, हम सब में जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली जड़त्व की वजह से उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा जड़त्व उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। आपको समझाने के प्रयत्न करते हैं हम कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज होती है। ध्यान से सुनो, ये एक रेफ्रिजरेटर है ना, घर में रेफ्रिजरेटर रखा है, तो हमारे छोटे से चिंकू भैया जो हैं, और ये चिंकू भैया जो हैं कोशिश कर रहे हैं आज कि हम इसको हिलाकर रहेंगे, हम इस फ्रिज को धक्का देकर रहेंगे। तो हमारे चिंकू भैया जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरी, तो हमारे छोटे चिंकू भैया जो हैं कोशिश कर रहे हैं पूरी कि ये जो हैं इसको पुश कर सकें। तो इन्होंने मान लो कि कितना मान लो 70 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है ना, तो ये इनको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, इस फ्रिज के ऊपर 70 न्यूटन का बल लगाया। फ्रिज बोले ना भगवाना, तू तो बड़ा छोटा है, मैं तो आगे ना जाऊंगा। तो ये 70 न्यूटन का अगर इसके ऊपर बल लग रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी, नीचे देखिएगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, F ही लगेगा जितना उस पर लगा। 70 न्यूटन अगर आपने बल लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 70 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, तो बेचारे ने बहुत कोशिश की, थक हार के अपने भाई को बुलाया, भैया जल्दी आ, मुझे रेफ्रिजरेटर को पुश करना है। तो ये उसका भाई दौड़ता आया। तो इसका बड़ा भाई जो है वो आता है इसके पास में, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है। तो वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर को पुश कर सके। तो वो रेफ्रिजरेटर को पुश करता है, और मान लो इनके बड़े भैया का नाम है जय किशन। तो ये जो जय किशन भैया हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से काफी बल लगाया। मान लो इन्होंने अपनी तरफ से 130 न्यूटन बल लगाया। अब अगर जय किशन भैया ने, इन्होंने हमारे चिंकू भैया ने 70 न्यूटन का बल लगाया था, जय किशन भैया ने मान लो F2 130 न्यूटन का बल लगाया, कुल कितना हुआ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का अगर कुल बल वस्तु पर लग रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगेगा, घर्षण बल भी उतना ही लगेगा, क्योंकि वस्तु अपनी जगह स्थिर है। तो आप जितना बाह्य बल लगाते जाओगे, आपका फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं स्थैतिक फ्रिक्शन के लिए कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, जितना आपने बल लगाया उतना ही उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, वस्तु स्थिर है, एक बंदे ने, जैसे मान लो चिंकू का एग्जाम्पल आ गया कि वो रेफ्रिजरेटर को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसने 70 न्यूटन का बल लगाया, बताओ वस्तु पर कितना घर्षण बल लग रहा है। आपने बोला सर सिंपल, वस्तु गति नहीं कर रही, तो 70 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर है। तो जय किशन भैया हमारे, वो भी थक हार के बोले नहीं यार चिंकू मेरे से तो नहीं, तो रेफ्रिजरेटर धक्का नहीं दिया जा रहा है। तो अब इनके पापा आए, तो पापा बड़े दमदार आदमी हैं, जिम विम जाते हैं रोज।
और उन्होंने बोला ठीक है बच्चों, मैं रेफ्रिजरेटर को धक्का देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो हमारे इनके पापा का नाम क्या है? इनके पापा का नाम पप्पा ही है, ठीक है। तो इनके पापा आए और पापा ने मान लो कि थोड़ा और बल लगाया। मान लो पापा ने 300 न्यूटन का बल लगाया, पापा ने 300 न्यूटन का बल लगाया। तो चिंकू ने लगाया था 70 न्यूटन का, जय किशन भैया ने 130 न्यूटन का और पप्पा ने लगाया 300 न्यूटन का। टोटल कितना हो गया? 500 न्यूटन का बल। अब वस्तु चल पड़ी, अब रेफ्रिजरेटर खसक पड़ा। अब रेफ्रिजरेटर अपनी जगह से आगे की तरफ मूव कर गया, टोटल क्योंकि 500 न्यूटन का बल लग रहा था। तो अब वस्तु जैसे ही मोशन करना स्टार्ट कर दे, उस टाइम पर जो उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, जो अधिकतम घर्षण बल उसके ऊपर लग रहा है, जब वो गति प्रारंभ करती है उससे जस्ट पहले, उस घर्षण को अपन बोलते हैं सीमांत घर्षण। उस घर्षण को अपन बोलते हैं सीमांत घर्षण। इसके लिए फॉर्मूला है, सीमांत घर्षण की अपने आप में डेफिनेशन अगर मैं आपसे बोलूं तो वस्तु पर लगने वाला अधिकतम स्थैतिक घर्षण ही सीमांत घर्षण कहलाता है। या ऐसा बोलूं कि जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है उससे जस्ट पहले उसी क्षण पे, या जब वस्तु स्टार्ट कर दी मोशन, उस क्षण पे उसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, जो अधिकतम घर्षण बल लग रहा है, उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। तो ये अधिकतम एक्चुअली हमारा क्या है? अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये अधिकतम स्थैतिक घर्षण हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है। अब जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं आगे स्थैतिक घर्षण के, भाई सीमांत घर्षण के बारे में और बात करते हैं, है ना। तो वह विरोधी बल जो तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक एक वस्तु अन्य वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयास नहीं करती, गति करने का प्रयास नहीं करती, परंतु वास्तव में गति मतलब उसके ऊपर कोशिश कर रही है मोशन करने का, लेकिन वो गति कर नहीं पा रही। तो उस घर्षण को अपन क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण एक स्वसंबंधित, इतनी हिंदी खतरनाक वर्ड लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखो हम सब मिडिल क्लास से हैं, हम हर चीज में एडजस्ट करना जानते हैं। कोई मेहमान आ गया, 4 जनों के लिए खाना बनाता, 5वां जना भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या करता है? खुद को एडजस्ट कर लेता है। आपने अगर पहले इसके ऊपर 70 न्यूटन का बल लगाया तो ये अपने हिसाब से उसको 70 न्यूटन पे एडजस्ट कर लेगा, अपने फ्रिक्शन फोर्स को। फिर इसके बड़े भैया जय किशन जब आए तब उन्होंने 130 न्यूटन का बल लगाया, टोटल 200 न्यूटन का बल लगाया, तो कुल मिला के तो इसने खुद को एडजस्ट करके बोल दिया कि भाई मेरे पे 200 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। फिर इसके पप्पा आए, पप्पा ने टोटल 300 न्यूटन का बल लगाया, कुल मिला के तीनों ने 500 न्यूटन का बल लगाया। वो तो चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, ठीक है ना, सीमांत घर्षण था। तो ये क्या कर रहा है? अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। हम जैसे हम लोग भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये भी अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा है। कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। मान लो कि ना सडनली बीच में से जय किशन भैया चले गए और चिंकू भैया फिर भी बल लगा रहे हैं, पप्पा फिर भी बल लगा रहे हैं, तो ये जो 130 न्यूटन का बल है ना वो हट जाएगा। फिर 300 इनका, 70 इसका, 370 न्यूटन का बल लग जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा स्थैतिक घर्षण है वो 370 रह गया। कभी वो 70 हो जाता है, कभी वो 200 हो जाता है, कभी 370 हो जाता है, कभी कितना हो जाता है। मतलब बेसिकली जितना बल लगा रहे हो उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वसंबंधित, ठीक है। क्योंकि यार यह आरोपित बल के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है, तथा यह सदैव कुल बल बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो उसके बराबर होगा। तो आई होप इतनी कहानी जो है मैंने इतनी बड़ी गाई वो सबको समझ आ गई होगी। चलो, तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर ये बंदा जो है पूरी कोशिश कर रहा है। इतने बड़े ऑयल का ही टैंकर लग रहा है मेरे को, तो ये ऑयल के टैंकर को पूरा कोशिश कर रहा है धक्का देने की, लेकिन बेचारा दे नहीं पाता, खुद फिसल जाता है। क्योंकि जिस जगह पे वो लगा रहा है वो बर्फ की नीचे से ना जमी हुई है, झील हुई, तो खुद के पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में सडनली फ्रिक्शन यानी घर्षण कम हो गया और स्लिप हो गया। तो यहां पर ये पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे मैं आपको कहूं कि यार जाके ना कार को धक्का दो, बोलोगे सर हमसे ना हो पाएगा, सर कोशिश कर सकते हैं सर पर हमसे ना हो पाएगा। जैसे अभी चिंकू भैया जो है हमारे, वो कोशिश कर रहे थे पुश करने की, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारे स्थैतिक घर्षण का, ठीक है। आप जितना बल लगाओगे ये भी उतना लगाएगी, तब तक लगाएगी जब तक कि गति प्रारंभ ना कर दे, ठीक है।
चलो, अब एक ग्राफ है, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ये बोलता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। तो ये हमारा घर्षण बल। अच्छा, फिजिक्स में घर्षण बल को स्मॉल एफ से बताते हैं, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। घर्षण बल को स्मॉल एफ, जो बाह्य बल लगा ना उसको बड़ा वाला एफ, कैपिटल एफ। तो ये बाह्य बल अपन ने लगाया, ठीक है। तो ये घर्षण बल और ये बाह्य बल। तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है जैसा मैंने आपको बोला, बाह्य बल बढ़ाते चलो, घर्षण बल भी बढ़ता चलेगा। ये बाह्य बल बढ़ा रहे हो, बढ़ाया, घर्षण बल भी बढ़ता चला। एक मैक्सिमम पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका जो स्थैतिक घर्षण वो अधिकतम हो जाएगा। उस घर्षण का नाम क्या, उस घर्षण का नाम है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको अपन बोलते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, सीमांत घर्षण, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको अपन एफएस मैक्स भी लिख देते हैं, एफएस और नीचे लिख देते हैं ब्रैकेट बना के मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफएस। स्टैटिक एस से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, काइनेटिक के से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसको एफ के बोलते हैं। तो यहां पे मैक्सिमम लगा, फिर सडनली वस्तु ने गति बढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, और कम होने के बाद हमारा जो घर्षण बल है कौन सा, अब कौन सा घर्षण बल लगना स्टार्ट हो गया जैसे वस्तु ने गति प्रारंभ कर दी, उस घर्षण को हम बोलते हैं गतिज घर्षण। गतिक घर्षण, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये गतिक घर्षण जो होता है वो हमेशा नियत ही रहता है, ये कांस्टेंट ही रहता है, और इसका मान अधिकतम या सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। क्यों होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर ग्राफ में भी सिर्फ आपको इतनी बात समझनी, क्योंकि हमने अभी तक सीमांत घर्षण के बारे में ही बोला है। बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ता जा रहा है, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, एक पीक पॉइंट आएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जिसके बाद घर्षण जो है, मतलब जो मैक्सिमम घर्षण जो लग चुका होगा, उस घर्षण को अपन ने क्या बोला, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अधिकतम स्थैतिक घर्षण, और उसके बाद वस्तु चल पड़ती है। ठीक है, तो चल पड़ने की कहानी अलग है। आई होप इतनी कहानी तो सबको समझ आ गई। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बाह्य बल के सीधे समानुपाती, जितना हम बोल सकते हैं बराबर ही है, समानुपाती क्या, बराबर ही है, जितना आप लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल भी लग रहा है। ओके, आई होप इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। चलो बच्चों, तो अब अपन जो इसकी बाकी मैथमेटिकल फॉर्म है, क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है, फिर गतिक घर्षण कैसे प्ले हुआ, मतलब कैसे आया कहानी में, वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, और ये कुछ चीज़ें बची हैं जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, देखो एक गाड़ी वाली भी है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।